हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। जापान एशिया का ऐसा देश है जिसका गौरवशाली इतिहास है तो विकसित और समृद्ध वर्तमान भी। हालांकि यह देश भौगोलिक कारणों से बहुत संवेदनशील और असुरक्षित है, लेकिन इसने अपने भूगोल के अनुसार ही विज्ञान का इस्तेमाल करके समृद्धि के नए आयाम हासिल किए हैं। कृषि की बात करें तो जापान की खेती लायक जमीन बहुत कम है। केवल 20% जमीन पर ही खेती की जा सकती है। हमारे देश की तरह ही वहाँ खेती को पारिवारिक काम माना जाता है। यह कहा जा सकता है कि जापान में किसानों की हालत भारत की बनिस्बत कहीं बेहतर और व्यवस्थित है, लेकिन इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब जापान में भी किसानों को अपने हक ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही एक समय की बात करती है दुनिया की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक 7 सामुराई। 100 साल से भी पुरानी जापान की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यह दुनिया भर में अपनी जिडाएगेकी यानी इतिहास पर आधारित फिल्म और साइंस फिक्शन फिल्म्स के लिए जाना जाता है। 1950 का दशक जापानी फिल्मों के इतिहास में स्वर्णिम युग रहा है, जब सिनेमा के युग पुरुष कहे जाने वाले अकीरा कुरोसावा और इशिरा होंडा जैसे निर्देशक दुनिया के सिने जगत में अपनी धाक जमा रहे थे। यही वक्त था जब निर्देशक अकीरा कुरोसावा ने सामुराई पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा। जापान के सामुराई यानी रोनिन ऐसे परंपरागत योद्धा थे जो युद्ध कला में माहिर माने जाते थे और उनके कुछ निश्चित उसूल थे जिनका वे कठोरता से पालन करते थे। सामुराई के बारे में शोध करते हुए अकीरा कुरोसावा और प्रोड्यूसर सोजिरो मोतेकी को यह कहानी सूझी। सिर्फ लड़ाकुओं के बारे में फिल्म बनाना कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं था, इसलिए कुरोसावा ने 7 सामुराई की पृष्ठभूमि में रखा 16वीं सदी का जापान, जब इस देश में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल था। कहानी है एक गाँव की जहाँ के किसान इस बात से परेशान और चिंतित हैं कि अपने परिवारों, स्त्रियों और धान की फसलों को हिंसक लुटेरों के हमले से कैसे बचाएं। गांव के बुजुर्ग सलाह देते हैं कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लड़ाकुओं को किराए पर ले लेना चाहिए। इसलिए गांव के पंच 7 ऐसे योद्धाओं को चुनते हैं जिनका कोई परिवार मालिक नहीं, लेकिन वे जबरदस्त लड़ाकू हैं। इन 7 की अपनी अपनी खासियत है। पहले तो गाँव वाले डरते हैं क्योंकि इन लड़ाकुओं के बारे में भी लोगों की अच्छी राय नहीं, लेकिन धीरे धीरे वे इनसे दोस्ती कर लेते हैं। इन 7 योद्धाओं के बीच भी नोकझोंक होती है, लेकिन बाद में ये सब आपस में भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि परंपरागत हथियारों से लड़ते हैं जबकि डाकू बंदूकों से लैस हैं। गांव वालों को इन डाकुओं का सामना करने के लिए तैयार करना भी एक चुनौती है। बहरहाल ये लड़ाकू गांव वालों को लड़ना सिखाते हैं। लड़ने से ज्यादा वे गांव को बचाने की रणनीति के लिए किसानों को तैयार करते हैं, और जब लुटेरे धावा बोलते हैं तो इन 7 समुराई के साथ किसान बहादुरी से उनका सामना करते हैं और लुटेरों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। ये सरल सी कहानी विविध स्तरों पर बहुत कुछ कहती है। निर्देशक कुरोसावा अमेरिकी निर्देशक जॉन फोर्ड की वेस्टर्न फिल्मों से प्रभावित थे, जिसका असर इस फिल्म पर भी दिखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 7 सामुराई के बाद आने वाली लगभग सभी वेस्टर्न फिल्में इसी फिल्म से प्रभावित दिखती हैं। दुनिया भर की भाषाओं में बनी फिल्मों ने 7 सामुराई से प्रेरणा ली है। हिंदी फिल्म शोले भी इस फिल्म के आइडिया से प्रभावित थी। यह कहानी सिर्फ किसानों के संघर्षशील जज्बे को जगाने की ही कहानी नहीं है, बल्कि जो योद्धा हैं उनमें नैतिकता, मनुष्यता और सहानुभूति की अलख जगाने की भी बात करती है, क्योंकि बगैर किसी इंसानी उद्देश्य के हिंसा का आश्रय लेना बेजरूरी है। किसानों के भय को मिटाने के लिए एक सामुराई उन्हें समझाता है, लड़ाई के दौरान प्रतिद्वंदी से डरो मत, क्योंकि याद रखो वह भी तुमसे डरता है। इसी तरह बहादुरी या हिंसा का प्रयोग भी तभी नैतिक है और मनुष्यता के लिए जरूरी है जब वह एक समूह को बचाने के लिए हो। फिल्म में यह संवाद भी है, दूसरों की हिफाजत करके ही तुम खुद को बचा सकते हो। अगर तुम सिर्फ खुद को बचाने के लिए लड़ोगे तो तुम खुद को नष्ट कर दोगे। इस अर्थ में यह फिल्म एक बृहत्तर कल्याण और शांति के लिए व्यक्तिगत बलिदान के शाश्वत संदेश को भी इंगित करती है। हालांकि कुछ फिल्म आलोचकों ने इसे वामपंथी विचारधारा से भी जोड़ा। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी किसानों के पक्ष में आ खड़ी हुई हो। बारिश और कीचड़ में लुटेरों से जूझते किसान मानो खुद जमीन का ही हिस्सा लगते हैं। यह फिल्म जापान के इतिहास के एक निश्चित दौर का सटीक चित्रण करने के लिए भी जानी जाती है। पूरी फिल्म को टोक्यो के पास सेटागाया नाम की छोटी सी जगह पर शूट किया गया था। कुरोसावा एक बहुत ही सख्त किस्म के निर्देशक थे। 1 साल तक वे फिल्म को शूट करते रहे। बजट बढ़ा, अभिनेताओं, क्रू के सदस्यों से झड़पें हुई, लेकिन कुरोसावा शूट करते रहे। फिल्म का बजट था $5 लाख। यह उस वक्त की सबसे महंगी जापानी फिल्म थी। यही नहीं, फिल्म की अवधि थी 3.5 घंटे। यह दुनिया की अब तक की सबसे लंबी फीचर फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर को डर था कि यह फिल्म डूब जाएगी, लेकिन अप्रैल 1954 में रिलीज हुई यह फिल्म
जबरदस्त हिट साबित हुई। जापान में तो इसे सराहा ही गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सेवन सामुराई ने धूम मचा दी। किसानों और योद्धाओं के एकजुट होकर शोषक लुटेरों से संघर्ष की ये दास्तां आज सिनेमा के छात्रों और फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी टेक्स्ट बुक की तरह है और किसी भी संघर्षरत समुदाय या व्यक्ति के लिए एक खूबसूरत प्रेरणा स्रोत भी।